नमस्कार, सबको आदर अभिनंदन। इस वीडियो में मैं आपके लिए यूपीएससी के जो मेंस के जो सवाल होते हैं, खास करके हिंदी मीडियम के लिए जो एक चुनौतीपूर्ण है, उसको कैसे टैकल किया जाए और उसके आंसर शीट में किन-किन बातों को ध्यान में रखा जाए, इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं। और साथ-साथ आप अपने प्रश्नों की एक बेहतरीन सीरीज के लिए एक बेहतरीन आंसर शीट तैयार कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और लगातार देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर एक जटिल प्रश्न है, जो बताया जा रहा है कि 1947 में विभाजन की स्वीकृति लीग के संप्रभु मुस्लिम राज्य के आक्रामक चैंपियन को चरण दर चरण रियासत की प्रक्रिया का अंतिम कार्य माना गया। मतलब इस प्रश्न को साधारण शब्दों में कहा जाए तो 1947 में जो विभाजन हुआ, वो वास्तव में अगर देखा जाए तो क्या जो आगा खां के द्वारा स्थापित मुस्लिम लीग जो 1906 में स्थापित हुआ, उस मुस्लिम लीग को लगातार किया था। मतलब तुष्टीकरण की नीति के कारण क्या 1947 में विभाजन हुआ? क्या इसके अलावा और भी फैक्टर थे जिसने इस विभाजन को एक तरह से बल दिया? या केवल और केवल मुस्लिम संप्रदाय या मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करने के लिए जो लीग की जो भूमिका थी, उसको लगातार आप चरणबद्ध तरीके से प्रमोट कर रहे थे? क्या इसको आप समझ पाए? तो इस प्रश्न को लिखने के लिए जो आंसर शीट होगा, उससे पहले आपको माइंड मैप करना होगा। देखिए, इसके लिए कुछ बिंदु को ध्यान में रखिए। जब आप एक 12 मार्क्स का प्रश्न या 8 मार्क्स का प्रश्न लिखते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि इसमें आपको 200 से 250 वर्ड में लिखना है। तो सबसे पहले आपका परिचय क्या होना चाहिए? तो 19वीं शताब्दी में जब भारतीय राष्ट्रवाद अपने चरम मतलब नहीं तो कहे तो शुरुआत दौर में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 19वीं शताब्दी के जो अंतिम छोर थे, जब 1857 की क्रांति हुई, उसके पश्चात जो छूट-फूट आंदोलन हुए और उसके बाद जो राष्ट्रवाद का दौर बढ़ा, जिसमें भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो स्थापना हुई, वहाँ से अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो लगभग-लगभग सब कुछ ठीक-ठाक था। राष्ट्रवाद अच्छा तरह से बढ़ रहा था, भारत राष्ट्रवाद में कोई मतलब सांप्रदायिकता का बू नहीं आ रहा था। और अनिवार्य रूप से यह एक स्वर में उपनिवेशीवाद का विरोध था। ब्रिटिश सरकारों की नीतियों का कट्टर तरह से हम लोग उसका विरोध कर रहे थे। किसी भी तरह से इसको धार्मिक रंग देने की कोई कोशिश नहीं थी। लेकिन अगर देखा जाए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य जो सभी समुदाय थे, वो उपनिवेशीवाद विरोध के एक स्वर में राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत कर रहे थे। राष्ट्र भावनाएँ तो मजबूत हो रही थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें जो कहीं न कहीं अब शुरुआत होने वाली है, वो है आम मंच पर उपनिवेशीवाद विरोधी का जो ब्रिटिश रवैया था, वो लगातार विरोधी बना रहा। समय के साथ क्या हुआ, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, जो ब्रिटिश नीति थी, जिसने पूरे भारत को एक तरह से अपने जकड़ में बनाए रखा, इस पॉलिसी के तहत समाज की सबसे बड़ी एक जो समुदाय थी और जो अल्पसंख्यक थे, उनके बीच विभाजन की जो सीमा रेखा खींची गई है ब्रिटिश नीतियों के कारण, उसमें से एक बात है, उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। परिणाम क्या होता है? विभाजन। और विभाजन की घटनाओं को समझने के लिए आपको कालक्रम का एक तरह से ध्यान देना होगा। सबसे पहले क्रिप्स मिशन, मुस्लिम बहुल प्रांतों की स्वायत्तता 1942 जो क्रिप्स मिशन आया था, उस समय उसको अस्वीकार कर दिया गया था या स्वीकार किया गया था। इसमें मुस्लिम बहुल प्रांतों की स्वायत्तता के बारे में बल दिया गया था। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस स्वायत्तता ने कहीं न कहीं आगे चल के विशेष राज्य की माँग ही कर दी, टू नेशन थ्योरी को लाया गया। जिन्ना के साथ लगातार बातचीत की जा रही थी। गांधी जी ने कदम से कदम बढ़ाकर ये कहा कि जिन्ना के तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया गया और फाइनली जाके 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, उसने मुस्लिम बहुसंख्य प्रांतों, जिसे कैबिनेट मिशन योजना के ग्रुप बी और ग्रुप सी का गठन किया गया, एक अलग ही संविधान सभा की स्थापना की बात कर डाली। तो कैबिनेट मिशन ने एक मुस्लिम बहुल प्रांतों के लिए अलग संवैधानिक सभा की स्थापना की बात की। और वर्ष के अंत तक नेहरू जी ने भी संघ न्यायालय के फैसलों को स्वीकार तो कर लिया और यह वैकल्प जो था उसको स्वीकार किया कि ठीक है, मुस्लिम बहुसंख्यक पंथ जो हैं उनको गठित किया जाएगा। अनिवार्य समूह, जैसे कि कांग्रेस ने दिसंबर 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के द्वारा स्पष्टीकरण को ध्वस्त किया और मतलब उसको ध्वस्त नहीं किया, एक तरह से देखा जाए तो उसको स्वीकार लिया। और एक तरह से समूह की अनिवार्यता को स्वीकारना कहीं न कहीं
देखा जाए तो एक तुष्टीकरण की नीति थी और ये स्वीकार किया गया था कि हाँ, मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की निर्माण होना चाहिए। लीग की मांगों के सामने आत्मसमर्पण का जो अंतिम कार्य था वो जून 1947 में हुआ था, जब कांग्रेस ने 3 जून की योजना के तहत विभाजन को स्वीकार कर लिया। और फाइनली इसका हम अगर विश्लेषण करें, देखिए 1947 में नेहरू, पटेल और गांधी जी केवल वही स्वीकार कर रहे थे कि मुस्लिम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में आकर्षित करने और मुस्लिम सांप्रदायिकता की जो बढ़ती लहरें हैं उसको रोकने के लिए ये जरूरी है कि इस बात को स्वीकार किया जाए कि एक अलग राष्ट्र, इसका निर्माण जरूरी है। और फाइनली चूँकि आपको पता होगा कि 1946 में लगातार असफलताएँ मिल रही थी, चुनाव में मुस्लिम लीग को बहुत भारी बहुमत मिला था, तो एक तरह से ये बातें जो हैं उसको बल दे रही थी कि हाँ, मुस्लिम लीग का गठन कहीं न कहीं पाकिस्तान के निर्माण के लिए जो हुआ था वो सार्थक सिद्ध हो रहा था। और कोलकाता और रावलपिंडी की सड़कों पर जो कुछ हो रहा था और बिहार और नोहाखाली के गाँव में लगातार दंगे, बलात्कार, तरह-तरह के जो नृत्य मतलब अमानवीय कृत्य हो रहे थे, उसको रोकना बहुत ज़रूरी था। और कांग्रेस नेताओं ने जून 1947 तक उनको लगने लगा था कि अब सत्ता का तत्काल हस्तांतरण करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये जो सांप्रदायिक गड़बड़ी है, उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो अंतरिम सरकार के जो आभासी पतन ने पाकिस्तान को एक अपरिहार्य वास्तविकता बना दिया। तो कह सकते हैं कि 2 प्रभुसत्ता का निर्माण किया गया, तत्काल हस्तांतरण स्वीकार कर लिया गया, लेकिन बाल्कनीकरण की संभावना से इनकार कर दिया गया, क्योंकि आपको पता होगा 562 देशी रियासतें जिसके राजकुमार ने स्वतंत्रता होने का विकल्प सोचा था, लेकिन ऐसा जो स्वतंत्र रहेंगे, अपने राजा राजवाड़ों की जो भूमिका होगी वो मतलब एक तरह से बड़ी भूमिका होगी, ऐसा कुछ नहीं स्वीकार किया गया, उनको सब भारत में मर्ज किया गया। उसके लिए डिप्लोमेटिक रास्ते अपनाए गए, युद्ध का सहारा लिया गया और तरह-तरह की धमकियाँ, यहाँ तक कि जनता का विरोध हो गया। तो कहीं न कहीं बाल्कनीकरण का जो कांसेप्ट था, वो भारत में ला नहीं हुआ। ठीक है, भारत-पाकिस्तान का निर्माण हुआ, दुखद स्थिति हुई, 1947 में विभाजन की स्वीकृति। इस प्रकार लीग के संप्रभु मुस्लिम राज्य के आक्रामक चैंपियन के लिए चरण दर चरण शिकायत या रियासत की प्रक्रिया का अंतिम कार्य हुआ। तो ओवरऑल आप समझ चुके हैं 1947 में जो कुछ हुआ, जो विभाजन की सीमा रेखा जो खींची गई, उसका जन्म वास्तव में 1906 की एक तरह से अखिल भारतीय स्तर पर जो मुस्लिम लीग का गठन करने की जो कोशिश एक शुरुआत थी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बात काफ़ी हद तक सही है कि मुस्लिम संप्रदाय या मुस्लिम लोगों की जो नीतियाँ थी, उसने कहीं न कहीं राष्ट्रवाद को कमज़ोर किया, हिंदू-मुस्लिम एकता का विभाजन किया। लेकिन इसमें केवल और केवल मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम वर्ग को ही या मुस्लिम लीग के ही ज़िम्मेवार माना जाए, ये काफ़ी हद तक सही नहीं है, क्योंकि इसमें हिंदू महासभा का राष्ट्रवाद के विचारों में कहीं न कहीं हिंदू के जो विचार थे, हिंदुत्व का जो विचार था, भारत माता की पूजा करना हो, काली माँ के सामने शपथ लेना हो, गंगा नदी में डुबकी लगाना हो, तिलक लगाना हो, या फिर शिवाजी के द्वारा या फिर शिवाजी उत्सव मनाना हो, गणपति उत्सव मनाना हो, तिलक के द्वारा जो निर्णय लिए गए, इसके अलावा हिंदू महासभा का गठन किया गया हो। और ऐसे बहुत से तुष्टीकरण की नीतियाँ थी 1916 में जो लखनऊ में मतलब सूरत अधिवेशन के बाद सूरत जो बिखंडा हो मतलब सूरत विभाजन हुआ था 1916 में, जो एक तरह से हिंदू और मुस्लिम एकता स्थापित करने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पर एक तरह से इस बात को स्वीकार लिया गया था अल्पसंख्यक लोगों को उनके हितों की रक्षा की जाएगी। तो और ख़ास करके आगे चल के जो जिन्ना की जो नीतियाँ थी वो काफ़ी जाके उग्र हो गई और उसको एक तरह से कहीं न कहीं बल मिला और उन्होंने देश के विभाजन में एक अहम भूमिका निभाई। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि इसमें किसी विशेष वर्ग या विशेष संस्था को ज़िम्मेवार ठहराना कि इसने देश की विभाजन की रूपरेखा का निर्धारण किया है, तो ये गलत है। लेकिन इसमें ओवरऑल सभी वर्गों का कुछ न कुछ योगदान है। इसमें सबसे अहम भूमिका जो है वो ब्रिटिश की है। उसने फूट डालो और शासन करो की जो नीति का अपने एक तरह से पैमाना उसको बेहतरीन बनाया और काफ़ी हद तक वो सफल रहे। चलिए अब अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। मेंस का अगला प्रश्न है 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र और क्रांति के साथ अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया। जांच करें, मतलब इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि 1848 से पहले जो भारत यूरोप में जो कुछ हुआ, राष्ट्रवाद की जो लहर दौड़ी,
मतलब एक तरह से पूरे लोग, राष्ट्रवाद का सीधा मतलब होता है एक जैसी सोच, एक जैसी विचारधारा, एक जैसा मतलब एक शत्रु और उसके लिए कुछ मतलब अपने देश के हितों के लिए सब लोग आपस में मिल रहे हैं, उनके विचार में सामान्य एक सोच है। लेकिन ये राष्ट्रवाद जो लोकतंत्र की और क्रांति के साथ जैसे-जैसे स्थापित होता चला गया, यूरोप में राष्ट्रवाद दूर हो गया। ऐसा कैसे संभव हो पाया? लोकतंत्र और क्रांति हुआ, लेकिन लोकतंत्र और क्रांति जो हुआ, वो सिर्फ़ राष्ट्रवाद नहीं था, वो कुछ और था। इसको स्पष्ट करना है। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और क्रांति से दूर होता चला गया। देखिए, राष्ट्रवादी भावनाओं को अक्सर राज्य की शक्ति को बढ़ावा देने और यूरोप पर राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने के लिए रूढ़ियोवादियों के द्वारा जुटाया गया एक कदम था। मतलब इसमें क्या हुआ, राष्ट्रवादी भावनाओं को बल नहीं प्रदान किया गया, इसमें राज्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका प्रयास किया गया। लोग अपने अपने मतलब हितों की पूर्ति करने के लिए राष्ट्रवाद की भावनाओं को दरकिनार करने लगे और पूरा तरह से राजनीतिक वर्चस्व कैसे हासिल किया जा सके, उनको मतलब ध्यान में रखने लगाया। इस प्रक्रिया में बहुत कोशिश की गई, जैसे कि इसमें जर्मनी और इटली का राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्र का निर्माण किया गया। ये कहीं न कहीं यूरोप का मतलब एक तरह से एक दृष्टिकोण नहीं था। यूरोप के जो अलग-अलग राज्य थे या अलग-अलग जो देश थे, वो अपने-अपने विचारों से चलने लगे, उनके अपने-अपने सोच बनने लगे, जिससे इस जर्मनी, इटली का निर्माण हुआ। तो घटनाओं को ध्यान से देखा जाए तो 1848 का जो क्रांति था, एक तो सबसे पहले जो क्रांति हुई थी, राजनीतिक नेतृत्व के साथ व्यापक असंतोष उत्पन्न हो गया था। अधिक भागीदारी और लोकतंत्र की मांग हो रही थी, कामकाजी वर्गों की मांग, राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ। 1848 के क्रांति में यूरोपीय राजशाही के खिलाफ एक तरह से एक गणतंत्र विद्रोह की श्रृंखला प्रारंभ हो गई। उदारवादियों के बीच व्यापक विघटन हो गया, क्योंकि उनकी सोच में जो अंतर था वो उभर कर सामने आने लगा। फ्रांस और बेल्जियम, देखा जाए तो यूरोप भर में क्रांतियों के प्रसार का प्रभाव था कि बेल्जियम के विद्रोहियों ने डच से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, फिर फ्रांसीसी उदारवादियों ने एक संवैधानिक राजशाही स्थापना कर लिया और इस प्रकार के और भी कदम उठाए गए। जर्मनी का भी एकीकरण हुआ। इटली में 1848 में विद्रोह हो गया, इटली की एकीकरण की कोशिश की गई। लोकतंत्र से दूर होता चला गया राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब एक तरह से दरकिनार पड़ गया और 19वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही तक राष्ट्रवाद ने दम तोड़ दिया। और इसका कारण, क्योंकि सदी की जो नई सदी थी, मतलब देखा जाए तो नई सदी में उसकी पहली छमाही में ही आदर्शवादी उदार लोकतांत्रिक भावनाओं को बरकरार नहीं रखा जा सका, लेकिन सीमित छोर पर संकीर्ण मानसिकता क्रिएट कर गए। राष्ट्रपति समूह एक दूसरे के प्रति असहिष्णु हो गए, एक दूसरे को शंका के दृष्टिकोण से देखने लगे और 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों का द्वारा जो उपनिवेश बनाए जा रहे थे, उस उपनिवेश पर अपने वर्चस्व स्थापित करने की दौड़ सी लग गई और कहीं न कहीं देखा जाए तो सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बनाने के लिए आपस में संघर्ष करने लगे। सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित जो था, वो खत्म हो गया था। अब राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचारों को कहीं भी दोहराया नहीं गया, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपने विशिष्ट विकास के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो राष्ट्रवाद, जिसने बल के उपयोग के रूप में खुद को प्रकट तो जरूर किया, उसने राष्ट्रों को एकजुट नहीं किया, बल्कि राष्ट्रों को अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में एक तरह से खर्च किया, तो कर सकते हैं। लेकिन यूरोपीय देशों के बीच जो प्रतिद्वंदिता था वो बढ़ता चला गया और राष्ट्रवाद गौण हो गया और परिणाम स्वरूप अफ्रीका के लिए हाथापाई और तरह तरह के साम्राज्यवाद की बातें कर सकते हैं आप। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में क्या बताया गया, देखिए 1848 से पहले यूरोप की स्थिति, उसमें जिस तरह से यूरोप को केंद्रीकृत करने के लिए, यूरोप को मजबूत बनाने के लिए जो कोशिश जारी थी, जो राष्ट्रवाद की जो एक तरह से झलक मिल रही थी, वो 1848 के बाद कमज़ोर क्यों हो गया? 1848 के बाद यूरोप के जो जितने बड़े-बड़े जो राष्ट्र थे, वो अपने-अपने मतलब स्वतंत्र होने की घोषणा करने लगे, उनकी विचारधाराएँ अब अलग-अलग होने लगी, एक सोच नहीं रहा। जैसे जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, फ्रांस का आज़ादी, ठीक है? अ, उसके बाद ब्रिटेन खुद मतलब बहुत बड़ा एक तरह से पूरे विश्व को जीतने की होड़ में लग गया। तरह-तरह के मतलब एक तरह से कॉलोनी बनाने लगा, उपनिवेशवाद की लड़ाई होने लगी और अपने उपनिवेशवाद का वर्चस्व फैलता गया और जो यूरोप के जो देश थे, वो केंद्रीकृत नहीं रह पाए, राष्ट्रवाद वहाँ पर गौण पड़ गया, ठीक है? तो यही बताना था कि आखिर क्यों हुआ। तो एक तो सबसे पहला कारण तो एक तो उपनिवेशवाद की होड़ लग गई, फ्रांस और इंग्लैंड में क्रांति होने लगी, ठीक है? वो तो 1830 आपको पता होगा।
सप्तवर्षीय युद्ध से प्रारंभ हो चुका था और आगे चलकर और भी गंभीर हो गया। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ऑस्ट्रिया का अलग होना, कहीं न कहीं फ्रांस की आज़ादी, ये सब क्या है? वास्तव में राष्ट्रवाद के बाद हुआ है सब, ठीक है? अगला प्रश्न पे विचार करने जा रहे हैं हम लोग। भारत में संरचनात्मक परिवर्तन के लिए शहरीकरण की प्रक्रिया का प्रबंधन और सुविधा आवश्यक है। इसके लिए एक व्यापक शहरीकरण नीति की ज़रूरत है। इस पर आप विचार कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन आपको संरचनात्मक दृष्टिकोण से भारत में जिस तरह से शहरीकरण हो रही है, उसका अगर प्रबंधन और उसका बेहतर मैनेजमेंट नहीं किया जाए, तो आने वाले समय में ये शहरीकरण जो होगा एक दबाव हो जाएगा, एक बोझ हो जाएगा और भारत के विकास की रोड़ा बन सकता है ये, और बहुत सारी समस्याओं को जन्म दे सकता है। तो भारत में एक बेहतर शहरीकरण नीति की बहुत ही ज़रूरी है, इस बात पर आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका, स्टार्टिंग में आप सबसे पहले लिखिए कि शहर क्या होता है। देखिए, शहर वास्तव में आर्थिक विकास का एक चालक होता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्टर, ठीक है? जैसा कि आप जानते हैं कि शहरीकरण जितना तेज़ी से हो रहा है, तो शहरीकरण सही है, लेकिन शहरीकरण हो इसके साथ-साथ शहर की जो जीवन है, उसमें जो अच्छी गुणवत्ता है, रोज़गार हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, इसकी सुविधाओं पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का एक टारगेट है। तो क्या ये अचीव कर पाएँगे? जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है बेढंगे ढंग से, जब तब बाढ़, और 2030 तक तो हमने $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए मौलिक संकल्प, मतलब एक तरह से अपना कंसेप्ट बना लिया है। 2011 में 37 साढ़े 37 करोड़ मिलियन की आबादी, 37 करोड़ मिलियन आबादी सोच लीजिए भारतीय शहरों में रह रहे हैं, और 2050 तक ये लगभग 87 करोड़ हो जाने का अनुमान है। 2050 तक 87 करोड़ लोग जो होंगे वो शहरों में रहेंगे। तो किस प्रकार का शहर ज़रूरी है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो होगा 87 करोड़, वो विश्व के सभी शहरों में से सबसे ज़्यादा होगा। और दिल्ली जो होगा वो 2030 तक टोक्यो को भी छोड़ देगा पीछे, और दुनिया का सबसे घना आबादी वाला शहर बन जाएगा। भारत का कुल वैश्विक शहर आबादी जो है वो 11% हिस्सा रखता है अभी वर्तमान में, और 2027 तक भारत जो है दुनिया को आबादी के मामले में पीछे छोड़ देगा। ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए अगर शहर का ठीक ढंग से मैनेजमेंट और प्रबंधन ना किया जाए और उसका बेहतर अगर नियोजन ना हो, तो आने वाले समय में जो बीमारियों का जो एक तरह से दरवाज़ा जो खुलेगा, उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति तो मतलब एक तरह से ठंडे बस्ते में पड़ जाएगी। कोविड-19 के महामारी ने हमारे शहरों की जो योजना है और उसका जो प्रबंधन है, उसमें जो लूप होल्स थे उसको स्पष्ट कर दिया है। आप देख रहे थे कोविड-19 में क्या हो रहा था। तो शहर की जो मौजूदा नियोजन है और शासन ढाँचा है, उसमें कितनी कमियाँ हैं, कितनी अस्पष्टता है, ज़िम्मेदारियाँ को कितनी मतलब एक तरह से लेक है उसमें, तो जवाबदेहों की जो कमी है, ये सब शहरी नियोजन को कहीं न कहीं बेढंगा बना देता है। शहरी केंद्रों के सामने चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? एक तो अपर्याप्त किफ़ायती आवास, लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। शहर में लगभग 1/6 हिस्सा जो है झुग्गी-झोपड़ियों में रहता है। आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा जो स्लम एरिया है, वो धारावाई झुग्गी-झोपड़ियाँ, जो कि मुंबई में है। तो सोचिए, जहाँ पर एक टॉयलेट 1000 लोगों के लिए अवेलेबल होता है, केवल एक टॉयलेट, जिसमें लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बहुत ही पॉपुलेटेड हो चुका है शहर, ग्रामीण शहर प्रवासन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और मौजूदा जो सार्वजनिक उपयोगिता है वो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में असक्षम है। जनसंख्या दबाव, परिणाम क्या हो रहा है, बड़े बड़े शहर जो है वो मलिन बस्तियों में कन्वर्ट हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी, शहरी गरीबी, प्रदूषण, भीड़ भाड़, जलापूर्ति, ये सब बहुत दिक्कत हो रहा है। ठोस कचरों के पहाड़ हमारे शहरों में, शहरों के किनारे इकट्ठे होते जा रहे हैं, और हम लोग बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान की। खराब जल निकासी, भीड़ भाड़ वाले जो सड़कें हैं, बिगड़ती वायु गुणवत्ता, बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमारी विकास महत्वाकांक्षाओं के सफल होने के लिए ना केवल इन अंतरालों को भरना होगा, बल्कि बढ़ती हुई आबादी के लिए जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उसको समायोजित करना बहुत ज़रूरी है।
तो इसके लिए एक व्यापक शहरीकरण नीति की ज़रूरत है और समय की ज़रूरत भी है, समय की मांग भी है। इसके लिए एक शहर का जनसंख्या का आकार कितना होना चाहिए, इसको निर्धारण करना पड़ेगा और शहर की जनसंख्या का मैनेजमेंट करने के लिए शहरी जनसंख्या का होना बहुत ही एक तरह से मैप होना बहुत ज़रूरी है। विकेंद्रीकृत शहरीकरण पर फोकस करना होगा। कई शहरों को कई छोटे-छोटे विकासों में बाँट देना पड़ेगा। वित्त की समस्या है, भूमि जो है वो भूमि परिसंपत्ति का मुद्रीकरण एक विकल्प हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा देश के निर्माण को प्राथमिकता देने के बजाय अच्छी शहरी योजना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का, कल्याण योजनाओं का तक पहुँच हो सके, मलिन बस्तियों में स्वच्छता और परिवहन की सुविधाओं का विकास हो, गैर लाभकारी और स्थानीय सहायता को कहीं न कहीं प्रमोट किया जाए और सस्टेनेबल लिविंग यानी भारत में दुनिया में केवल और केवल 2.5% जो ज़मीन है, वो चार दुनिया के मीठे पानी का 4% ही है और जल संकट, जल तनाव बढ़ता जा रहा है। तो ओवरऑल कह सकते हैं एक अच्छी तरह से विचार रहित शहरीकरण नीति की ज़रूरत है, मतलब विचार सहित, ठीक है? अपने निवासियों को टिकाऊ तरीके से जीवन की गुणवत्ता प्रदान करने के लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं, जैसे अमृत योजना है, शहरी विकास योजना है, इसके अलावा आयुष्मान भारत है, ठीक है? लेकिन ये काफ़ी नहीं है, इस पर और भी काम करने की ज़रूरत है। जो विकेंद्रीकरण वास्तव में रोज़गार की जो समस्या है, जिस तरह से लगातार पलायन हो रहा है, गाँव के लोग शहर क्यों जा रहे हैं? शहरों में जो जो विकास है वो गाँव में क्यों नहीं हो पा रहा है? जो विकेंद्रीकरण की जो ठोस योजना है, गाँव में जो रोज़गार की जो सुविधाएँ हैं, गाँव में जो एमएसएमई उद्योग है उसको कैसे मजबूत किया जा सके और ख़ास करके 73वां और 74वां जो संवैधानिक संशोधन किया गया था उसको मतलब एक तरह से मजबूत करना है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके, ग्रामीण में रोज़गार स्तर को बढ़ाया जा सके और तभी जाके शहर पर दबाव कम होगा। तो इस तरह का आंसर शीट आप लिख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया बेहतरीन ढंग से। आप इस प्रश्न को देखिए, समझिए और इसको बार-बार रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू।